हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम अभी अपकमिंग है उससे रिलेटेड कुछ एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह क्वेश्चन जो है तो बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है इंपॉर्टेंट, और रैपिड रिवीजन सीरीज के रूप में आप देख सकते हैं इसको। हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे और वन बाई वन जो है तो हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एनपीएस दैट इज़ नेशनल पेंशन सिस्टम, और मोस्टली इस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस हैं आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी। सो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, तो दैट इज़ 1 जनवरी 2004, दैट इज़ 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी इसको, तो आपको पता होगा ये। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन इज रीस्टोर्ड, ये भी काफ़ी घिसा पिटा क्वेश्चन है, दैट इज़ 15 ईयर्स। मैक्सिमम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एज पर 7th CPC इज 40%, ओके। The minimum qualifying service for voluntary retirement is, that is 20 years. It is very simple. Central government employees group insurance scheme is compulsory to all central government employees joining on or after, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 1 नवंबर 1980। एक्चुअल में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि यह गवर्नमेंट स्कीम जो है यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम है, इस स्कीम को दैट इज़ आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये स्कीम का नाम है यहाँ पे। इस स्कीम को जो है तो नोटिफाई किया गया था, दिस स्कीम वॉज नोटिफाइड ऑन 1 नवंबर 1980, ओके, एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1982। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह जो है तो केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1982, और इसको नोटिफाई किया गया था 1 नवंबर 1980 को। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपका जो सेविंग पोर्शंस है और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको जब आपका रिटायरमेंट होगा उस टाइम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। या डेथ केस में जो है तो नॉमिनी को मिल जाता है। अगर बात करें तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कितने हैं? तो जनरली जो मंथली है तो ग्रुप ए का 120 रुपये, ग्रुप बी का 60 रुपये और ग्रुप सी का 30 रुपये है। अब इसमें इंश्योरेंस कवर कितना मिलता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर है, ठीक है, तो इसका जो है ग्रुप ए का दैट इज़ 1,20,000 रुपये है, ठीक है, 1,20,000 रुपये है। और ग्रुप बी का कितना है? 60,000 रुपये है। और ग्रुप सी का कितना है? दैट इज़ 30,000 रुपये है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है द मिनिमम ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन पेएबल अंडर रेलवे सर्विस पेंशन रूल 1993 एज पर 7th CPC इज, दैट इज़ फैमिली पेंशन कितना है? 9,000 रुपीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल टू एनी रेलवे सर्वेंट रिटायरिंग वॉलंटरी और सुपर एनुएशन एज पर 7th CPC शैल नॉट एक्सीड 25 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs एंड 15 lakhs। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 25 lakhs, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेचुटी की, तो ग्रेचुटी बेसिकली 3 तरह की होती है, दैट इज व्हाट, वन इज द सर्विस ग्रेचुटी, अदर इज द रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेचुटी, ओके। और तीसरी ग्रेचुटी होती है रेसिडुअरी ग्रेचुटी। इनके बारे में हम जो है तो एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रेचुटी मिलती किसको है। तो कोई भी रेलवे सर्वेंट है, अगर उसने अपनी जो है तो 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, 5 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर ली है, दैट इज़ द क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। तो ही इज़ एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। कोई गवर्नमेंट सर्विस हु हैज़ कंप्लीटेड, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ कंप्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस हैज़ बिकम एलिजिबल फॉर सर्विस ग्रेचुटी, ओके। और दूसरी बात कर लेते हैं रिटायरमेंट ग्रेचुटी की। तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी दैट विल बी, रिटायरमेंट ग्रेचुटी की बात कर लेते हैं। तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी दैट विल बी द 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स एमोलुमेंट्स। तो एमोलुमेंट्स मिलेगा, एमोलुमेंट्स फॉर व्हाट, ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस दैट विल बी द व्हाट, रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ओके। और यही मैं डेथ ग्रेचुटी की बात कर लेता हूँ। तो डेथ ग्रेचुटी में बेसिकली ये जो फार्मूला है सेम फार्मूला रहता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, 1/2 टाइम्स ऑफ व्हाट,
जो भी इमोलूमेंट्स होगा, इमोलूमेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कितने भी 6 मंथली पीरियड कितने हैं वो आ जाते हैं, 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो ये आ जाता है हमारा डेथ ग्रेचुटी। ठीक है, तो ये फार्मूला है बेसिकली। अब इसमें एक शॉर्ट में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि खासकर डेथ ग्रेचुटी की बात करें अगर, तो डेथ ग्रेचुटी के केस में आपको कितना कितनी लेंथ ऑफ सर्विस पे, लेंथ ऑफ सर्विस कितनी रहेगी उस केस में आपको कितना डेथ ग्रेचुटी मिलेगा, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपकी लेंथ ऑफ सर्विस ओके, लेंथ ऑफ सर्विस अगर कितना है, दैट इज़ लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर पे, तो इस केस में जो आपको लेंथ ऑफ सर्विस 1 ईयर पे आपको जो डेथ ग्रेचुटी मिलेगा, डेथ ग्रेचुटी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ इमोलूमेंट्स होगा। क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ इमोलूमेंट्स। इमोलूमेंट्स का मतलब क्या हो गया? दैट इज़ नथिंग बट अ बेसिक पे प्लस DA, दैट इज़ कॉल्ड इमोलूमेंट्स। ठीक है, लेस देन 1 ईयर पे 2 टाइम्स ऑफ इमोलूमेंट्स हो गया। इसके बाद अगर आपकी सर्विस जो है 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है, तो इस केस में जो है आपका जो DG होगा, दैट इज़ डेथ ग्रेचुटी, दैट विल बी द 6 टाइम्स ऑफ इमोलूमेंट्स होगा। ओके, ये पॉइंट्स क्वेश्चन में पूछता है आपसे एग्ज़ाम में। अगर आपकी लेंथ ऑफ सर्विस सपोज 5 से ज़्यादा है बट 11 ईयर से कम है, 11 ईयर से कम है, तो इस केस में जो रेट आएगा दैट इज़ 12 टाइम्स ऑफ इमोलूमेंट्स आएगा। ओके, फिर अगर आपकी सर्विस जो है 11 साल से ज़्यादा है और 20 साल से कम है, तो इस केस में जो होगा दैट इज़ 20 टाइम्स ऑफ इमोलूमेंट्स होगा, 20 टाइम्स ऑफ इमोलूमेंट्स होगा। फिर नेक्स्ट, अगर आपकी जो सर्विस है वह 20 ईयर्स और मोर है, 20 ईयर्स और मोर है, तो इस केस में दैट विल बी द हाफ ऑफ इमोलूमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, और उसमें जो सीलिंग है दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स ऑफ इमोलूमेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे दैट इज़ हाफ ऑफ द व्हाट, आपका जो भी इमोलूमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा, इमोलूमेंट्स और मल्टीप्लाई दैट इज़ कितना भी 6 मंथली आपका टाइम हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, 6 मंथली पीरियड, 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ओके, लेकिन यहाँ पे एक सीलिंग लग गई है, आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज़ और मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स ऑफ इमोलूमेंट्स, मैक्सिमम ऑफ 33 टाइम्स ऑफ इमोलूमेंट्स। तो जो भी ज़्यादा होगा इसमें दैट विल बी द पेएबल। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी बात कर रहा हूँ मैं, कि इस केस में जो भी आपको रिटायरमेंट ग्रेचुटी होगी या डेथ ग्रेचुटी होगी, ठीक है, 7th पे में इसको कितना कर दिया गया, इस लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। ठीक है, और 20 लाख की सीलिंग लगा दी गई थी 7th पे में, 20 लाख की सीलिंग लगा गई कि जो डेथ ग्रेचुटी है और रिटायरमेंट ग्रेचुटी है, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, सीलिंग है, 20 लाख से ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जैसे ही DA जो है, DA क्रॉस किया 25%, तो इस केस में यहाँ पे जो यह रेट है यह भी 5%, इसमें भी 25% इजाफा हो गया, तो 8% जो इसका रेट हो गया वह कितना हो गया, 25 लाख हो गया। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 25 लाख। इसके बाद है अ पेंशनर, फैमिली पेंशनर इन द एज ग्रुप ऑफ 95 to 100 ईयर्स इज इंटाइटल्ड फॉर ड्रेस परसेंटेज ऑफ एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन। तो ये भी देख लिया यहाँ पे, एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन इज़ वेरीज अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द पेंशनर्स। ठीक है, कि अगर जो है एज ऑफ द पेंशनर है 80 to 85, इस रेंज को याद रखो। तो इस केस में जो है 20% ऑफ बेसिक पेंशंस और कंपैशनेट अलाउंस मिलेगा उसको। तो ये याद रखना है यहाँ पे 20% ऑफ बेसिक पेंशन, उससे बढ़त होगी। ठीक है, ऐसे ही 85 से 90 में कितना हो जाएगा, दैट इज़ 30% ऑफ बेसिक पेंशन बढ़ेगी। 90 से 95 आएंगे तो इस केस में 40% बढ़ेगी।
ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है क्या 95 से 100, तो 95 से 100 पे 50% ऑफ बेसिक पेंशन बढ़ेगा, तो 50% राइट आंसर हो जाएगा। और 100 या उससे ज़्यादा पे जो है तो 100%, ठीक है, 100% ऑफ बेसिक पेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो 50 इज़ द राइट आंसर। A retired railway servant governed by RELHS and not opted for OPD facilities is entitled for fixed medical allowance, that is 1000 rupees per month. So option number C is the right answer. The minimum number of years of qualifying service required to get eligible for withdrawal of the pension on superannuation, तो बता दिया आपको 10 years। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर रिटर्न जर्नी ऑन प्रिविलेज पास। तो दिस वैलिडिटी विल रिवाइज्ड एंड नाउ दिस विल बी अ 4 months। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दिस इज द 4 months। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है कि अभी आपको याद होगा कि जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, ARP एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो कि पहले 120 डेज़ हुआ करता था उसको भी रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, दैट इज़ 60 डेज़ कर दिया गया। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एक बोर्ड का लेटर है यहाँ पे कि जो इस रिडक्शन से क्या हुआ है यहाँ पे कि जो हमारे प्रिविलेज पास हो गए और पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास और विडो पास एंड PTO, इन सब की जो वैलिडिटी है, ठीक है, इसको विथ इफेक्ट फ्रॉम व्हाट 1 नवंबर 24, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 24 ये कितना कर दिया गया है, दैट इज़ 4 months। अर्लियर इट वॉज 5 months, नाउ इट इज़ रिड्यूस टू 4 months। तो प्लीज़ रिमेंबर इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4 months। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। द नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस एडमिसिबल टू रेलवे सर्वेंट्स इन द पे लेवल 1 इन 7th CPC इज। तो 1 set up to the end of 5th year of railway service and 3 sets thereafter। ठीक है, तो आपको पता होगा ये कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप टू 5 years तक कितना मिलता है, केवल एक सेट मिलता है, 1 set, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years, आफ्टर 5 years दिस इज द 3 set। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस admissible to all Group C employees who retired on or after 1st January 2006 in a year of railway service of 20 years or more। तो इस केस में यहाँ पे इनको जो है द नंबर ऑफ PRCP वो कितना मिलेगा, इसके बारे में बात हो रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 2 years। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ग्रुप सी रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रुप सी रेलवे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 20 years या उससे ज़्यादा की सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस जो है रेलवे के अंदर कंप्लीट की है, तो उन्हें 2 sets PRCP के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे ही ग्रुप A और B के लिए जो है यह PRCP 3 sets है। ठीक है, और ग्रुप D एम्प्लॉयज़ के लिए जो है यह है 1 set PRCP who has completed 20 years of qualifying service। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द वैलिडिटी ऑफ ईयर एंडिंग पासेस ऑफ द कैलेंडर ईयर विल बी अप टू व्हाट। So please comment the answer for question number 14. What will the prescribed validity period of the pass? Next question है question number 15, that is an adult passenger traveling with second class privilege pass is permitted to carry dash kilograms of luggage 40, 60, 50 और 75। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 50 किलोग्राम। सिल्वर मेडल पास इज इशूड टू ऑफिसर्स इन लेवल डैश फॉर ट्रैवलिंग ऑन ड्यूटी। तो JG, HAG प्लस और SAG और सीनियर स्केल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़
सिल्वर मेटल पास फॉर SAG। ओके, HAG प्लस के लिए यहाँ पे क्या है, दैट इज़ गोल्ड पास। और सीनियर स्केल और JG के लिए क्या रहेगा, दैट इज़ व्हाट, ब्रोंज पास। नेक्स्ट वन इज ग्रुप A ऑफिसर्स रिटायरिंग आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस इज इंटाइटल्ड फॉर डैश डैश ऑफ PRCP। तो ग्रुप A ऑफिसर्स के लिए मैंने भी आपको बताया कि एज पर द जो भी पास रूल्स है 1986, वह प्रोविज़न रखता है कि इसमें 3 सेट जो है पास इनको मिलेंगे PRCP। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस गिवन टू एन ऑफिसर। तो 6 फुल सेट्स पास मिलते हैं, ये भी आप सबको पता होगा। तो ये काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 September। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। हिंदी इज देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ यूनियन रूल्स 1976 नॉट एप्लीकेबल। तमिलनाडु। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो है तो B रीजन में आता है। PNR जो है तो कितने डिजिट का है, तो 10 डिजिट का है। और यहीं पे एक FNR है, FNR दैट इज़ जैसे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेट नंबर रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। तो FNR का जो डिजिट है वह 11 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, अ विडो मदर इज कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट अंडर पास रूल्स हुज मंथली इनकम इज नॉट मोर देन दैट इज 9,000। Attendant as defined in past rules means a person exclusively employed on salary in the personal service of railway servant. The meeting of the official language implementation committee is held once in the months of 3 months in a year। ठीक है, तो क्वार्टरली मीट होती है। क्वार्टरली इसकी जो फ्रिक्वेंसी है किसकी, OLIC की। और वहीं TOLIC की जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 6 मंथली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अंडर व्हाट सेक्शंस डॉक्यूमेंट्स कमिंग अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट शुड बी इशूड कंपल्सरली इन अ बाइलिंगुअल फॉर्म। तो ये भी आपको पता होगा, सेक्शन 3 ऑफ 3 है, जिसके अंदर टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं। 14 डॉक्यूमेंट्स दैट हैज़ टू बी पब्लिश्ड इन बाइलिंगुअल फॉर्म। हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द मॉडिफाइड MACPS के अंदर जो है तो 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 years, 20 years एंड 30 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, और टेम्पररी स्टेटस इज ग्रांटेड टू सब्सटीट्यूट्स इंगेज्ड इन लेवल 1 इन रेलवे सर्वेंट्स RP 2016 ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट इज 120 days। बेंचमार्क फॉर अपार फॉर MACPS इज़ वेरी गुड। इसको मॉडिफाई कर दिया कब से, 25 जुलाई 2016। ये भी आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस दैन 5 days एट अ टाइम। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे 730 days का चाइल्ड केयर लीव आपको मिलता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34 है अ मेल रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग अप्रेंटिस विथ लेस दैन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑन वैलिड एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 year मे बी सैंक्शन पैटर्निटी लीव फॉर अ पीरियड ऑफ दैट इज 15 days विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ चाइल्ड केयर लीव भी आपको बता दिया मैंने, 730 days का मिलता है ड्यूरिंग इज इंटायर सर्विस। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज LEP कैन बी इन कैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज दैट इज 300 days। LEP जो है तो इन कैश करा सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट है द रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडीज कैन बी क्लेम्ड फॉर द 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, दैट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शायद से 33,750 रुपीज़ अभी जो है तो एट प्रेजेंट एनुअल ग्रैंड एनुअल एक क्लेमेबल अलाउंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस इफ एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हिज हेडक्वार्टर फॉर 10 years। तो इस केस में 70% रहेगा। व्हाट इज़ द रेट ऑफ HRA फॉर एक्स क्लास सिटी। तो एज ऑफ नाउ फॉर एक्स क्लास सिटी देयर इज 30% ऑफ HRA मिलता है। एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हेडक्वार्टर फॉर 28 days ट्रेनिंग इन अ मंथ, हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल गेट इन दैट मंथ। तो इस केस में ही विल गेट व्हाट 100%। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ डिस्टेंस बियॉन्ड विच अ वर्कर शुड ट्रैवल फॉर अ पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए अगर वो 8 किलोमीटर
अपने हेडक्वार्टर से दूर जाता है तो इस केस में उसको वो एलिजिबल होता है। प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अलाउंस टू नॉन सुपरवाइजरी स्टाफ एंड जूनियर इंजीनियर अप टू level 6 इन अ पे मैट्रिक्स 7 CPC is that is 12% of basic pay. It is very important. Okay, very important. NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस वो किसको मिलता है? डॉक्टर्स को मिलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट NPA। और NPA की अगर बात करें तो ये जो है डॉक्टर्स को मिलता है और अभी जो प्रेजेंट रेट है दैट इज कितना रहता है? 20% ऑफ बेसिक पे। ओके। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस टू रेलवे स्टाफ एंड मंथली एमोलमेंट्स इज टेकन एज व्हाट 7,000। अमाउंट ऑफ जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पेबल पर चाइल्ड पर एनम, तो ये अमाउंट जो अभी रिवाइज हो गया है दैट इज़ ये 22 के हिसाब से कैलकुलेटेड हुआ है। अभी इसमें जो है तो 25% का इजाफा हुआ है। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये अमाउंट जो है अभी शायद से 33,750 हो जाता है यहाँ पे। तो इस अमाउंट को प्लीज़ याद करिएगा, ये दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है एज पर 7 CPC द अमाउंट ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज एडमिसिबल एज 80% ऑफ what 1 month's basic pay. The amount of the transport allowance paid to the railway servant in level 7 at X class city plus existing rate of DA, that is 3600. Next one is how much transport allowance is paid to visually handicapped and orthopedically हैंडीकैप्ड रेलवे एम्प्लॉयज़। सो इनका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो जस्ट डबल मिलता है, डबल द नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन परमिसिबल टू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, दैट इज़ 5 years। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हियरिंग हैंडीकैप कोटा इन ग्रुप C, तो दैट इज़ 1%। ठीक है, तो हियरिंग हैंडीकैप कोटा कितना है? ग्रुप C में 1% है। व्हाट इज़ द मिनिमम डेज फॉर विच आर डुअल चार्जेस अलाउंस कैन बी ग्रांटेड, तो दैट इज़ 45 days। ओके। Next is question number 52. What is the probation period of newly appointed employees? So this is 2 years. What is the percentage of reservation for economic vehicle section in the central government post? That is 10 years. What is the order of priority to be followed while making appointments on compassionate ground for the dependents of employees who die or permanently crippled in the course of duty? So सबसे पहली प्रायोरिटी उसी को रहती है। The first based roster, the post based roster have been implemented on for direct recruitment for group C with effect from, it is very important, 21st August 1997. L-shaped roster is followed for promotion on Indian Railways where the cadre strength is up to 14 posts. It is very important. Okay. Next is the maximum relaxation in upper age for recruitment permissible to candidate belonging to OBC is, that is 3 years. For SC/ST 5 years, OBC 3 years. Dash dash section of the Factory Act defines the definition of factories. So section 2M defines what? Factory. ठीक है, इसमें 10 वर्कर्स और 20 वर्कर्स के साथ डिफाइन किया हुआ है। 10 वर्कर्स मतलब यहाँ पे दैट इज़ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, विदाउट पावर, और 20 वर्कर विद पावर। पावर से मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से है, ऐसा प्रीमाइसेस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री। सेक्शन 49 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1947 परटेन्स टू व्हाट? वेलफेयर ऑफिसर्स। ओके। हाउ मेनी वुमेन शुड बी एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री फॉर प्रोविजन ऑफ क्रिश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीएन एम्प्लॉयज एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948, तो दिस इज द 30। ओके, तो अभी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।